चीज़ों को समझने की कोशिश की है, वो अपने आप में बहुत अच्छा कहीं न कहीं एक उदाहरण है। तो जैसे कि आप नाम से तो समझ गए होंगे, नैतिक विकास किससे संबंधित है, ये तो आप लोग सब अच्छे से समझ गए, लॉरेंस कोहलबर्ग, बहुत ही फेमस। अब बात इसमें एक बहुत ही संक्षेप में एक चीज़ में सारी दुनिया समाहित कर दी इन लोगों ने, एक शब्द में। लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, यानी सही और गलत को समझने की यात्रा। मुझे आप सभी सुन पा रहे हैं? ओके। हाँ, सुन और देख पा रहे हैं, यदि कहीं पे कोई डाउट आए तो मुझे तुरंत आप बताइएगा। तो यानी पहला ही जो इसमें वाक्य है, वो साफ अपनी तरफ इस तरफ इशारा कर रहा है कि हमें कहाँ जाना है। एक सही और गलत को समझने की यात्रा जो दी हमें किसी ने, जो उसका रास्ता दिया, वो थे लॉरेंस कोहलबर्ग। एक्चुअली में है क्या? नैतिकता है क्या? नैतिक विकास क्या है? जनरली कोई भी जो हम कार्य कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन, या कोई भी जो डिसीजंस हम लेते हैं अपनी दैनिक दिनचर्या में, कार्यों में, प्रतिदिन के कार्यों में, तो कहीं न कहीं उसमें एक ऐसा लॉजिक, एक तर्क होता है उसके पीछे, जिसको हमें समझना होता है और वही हमारा रास्ता तय करता है नैतिकता का, कि वो जो हमने कार्य कर रहे हैं, क्या वो सही है या वो गलत है। यानी सही और गलत के परिणाम को समझना या उसके आधार पर हमारे निर्णयों को विभाजित करना, बाँटना, यही क्या है? नैतिकता है। सही या गलत की पहचान और उसका विकास करना या उन चीज़ों को बढ़ाना, ही क्या है? नैतिक विकास। तो उन्होंने अपने इस सिद्धांत को बढ़ाने के लिए कुछ डिलेमा यूज़ करे, जिनके आधार पर, यानी कि जहाँ पर मोरल जजमेंट्स हुए, जिनके आधार पर उन्होंने पूरा उसका एनालिसिस किया और अपनी ये पूरी थ्योरी रखी। उसको हम समझने की कोशिश करते हैं, वन बाय वन उन्होंने किस तरह से इस पे काम किया था। तो चलिए, ये शुरुआत होती है एक कहानी से। आप देख पा रहे होंगे इस पूरी पिक्चर में कहीं न कहीं एक व्यक्ति खड़ा हुआ है। इधर एक फार्मेसी है, जिसमें एक शीशी रखी हुई है, बोतल रखी हुई है दवाई की। तो आप देखिए पूरी कहानी किस पर आधारित थी। ये एक नैतिक दुविधा, यानी मोरल डिलेमा, जो हिंद की कहानी बताता है, जिसके आधार पर पूरी थ्योरी इन्होंने अपनी डिफाइन की, समझाया, बताया सब लोगों को कि कैसे हमारी मोरालिटी एज के साथ बदलती रहती है और बढ़ती रहती है। ये इन्होंने चीज़ को समझाने की कोशिश की है इसके अंदर। तो वो घटना क्या थी, वो कहानी क्या थी, पहले उसको समझते हैं, उसके बाद में जो प्रश्न आता है हमारे सामने, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे, उसके आधार पर पूरी थ्योरी को समझने की कोशिश करेंगे। तो कहानी क्या थी? यूरोप में एक महिला एक विशिष्ट प्रकार के कैंसर से मर रही थी। एक स्पेशल टाइप ऑफ कैंसर था। डॉक्टरों के अनुसार केवल एक ही दवा थी जो उसे बचा सकती थी। डॉक्टरों ने कहा कि एक ही दवा है जो उसको बचा सकती है, और वो दवा कहाँ मिलती है? वह दवा उसी शहर के एक औषध विक्रेता, यानी जो फार्मेसी का मालिक था, ने खोजी थी, खुद उसी ने बनाई थी। दवा बनाने में $200 का खर्च आता था, लेकिन वह उसे $2000 में बेच रहा था। यानी लागत से 10 गुना ज़्यादा। आप समझिए इसको। ₹200 में वो $200 में बना रहा था, लेकिन उसको वो बेच कितने में रहा था? $2000 में। बीमा महिला के पति, जो कि हिंज था, ने हर किसी से पैसे उधार लिए, लेकिन वह केवल $1000 ही जमा कर पाया। उसने प्रयास तो बहुत किया कि वो अपनी पत्नी के लिए वो दवाई लेकर आए और उसको बचा ले उस प्रकार के कैंसर से, लेकिन वो 2000 में से ₹1000 तक ही जमा कर पाया, जबकि एक्चुअल कीमत उसकी $200 थी, उस दवाई की। लेकिन वो मुनाफ़ा कमाने के लिए औषध विक्रेता तो ₹2000 में बेचता था, क्योंकि वो उसी के पास थी और किसी के पास थी नहीं वो दवाई। उसने औषध विक्रेता से विनती की कि वह दवा को आधी कीमत पर दे, बाकी पैसे बाद में चुकाने दे।
लेकिन विक्रेता ने मना कर दिया क्योंकि उसको तो लालच बहुत ज़्यादा था। उसको तो पता था उसकी तो दवाई वहाँ स्पेशल है, कहीं और मिलती ही नहीं है, ये तो बिकनी ही बिकनी है इतने रेट पर। तो अब प्रश्न उठता है, क्या प्रश्न बनता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था, इसी के आधार पर पूरा की पूरा ये सिस्टम, पूरा की पूरा उनकी थ्योरी तो आधारित है। क्या हिंज को दवा चुरानी चाहिए थी? क्यों? क्यों नहीं? अब 2 प्रश्न हो गए। इसी को ही मोरल डिलीमा, ये पूरा मोरल डिलीमा था, एक दुविधा थी और ये उसके मोरल जजमेंट आने थे यहां से, अब रिजल्ट आने थे। यानी प्रश्न उठाया गया, क्या हिंज को दवा चुरानी चाहिए थी? प्लीज जिसका भी माइक ऑन है वो बंद कर दें, भाई रिक्वेस्ट हम कह रहे हैं। क्या हिंज को दवा चुरानी चाहिए थी? अब यहां प्रश्न था, क्यों और क्यों नहीं? चुरानी चाहिए थी तो क्यों, और नहीं चाहिए थी तो क्यों नहीं? प्रश्न है कि चुरानी चाहिए थी तो क्यों, और नहीं चुरानी चाहिए थी तो क्यों नहीं? अब इसी प्रश्न को लेकर के लॉरेंस कोलबर्ग अलग अलग उम्र के बच्चों के सामने गए और व्यक्तियों के सामने गए। यानी 4 से 10 साल के बच्चों के पास गए, 10 से 16 साल, 14 साल के बच्चों के पास गए, 14 से 16 के बच्चों के पास गए, अलग अलग एज ग्रुप के बच्चों के पास इसी प्रश्न को लेकर के गए। एक ही प्रश्न था उनके पास, जिसके ग्राउंड पर उन्होंने पूरी थ्योरी अपने एनालिसिस करके दी कि हिंज को दवा चुरानी चाहिए थी, यदि हां तो क्यों, और यदि नहीं तो क्यों। यानी ये केवल एक प्रश्न ये नहीं था कि चुरानी चाहिए थी हां, या चुरानी नहीं चाहिए थी ना, यहां तक कीमत सीमित नहीं था। उसके पीछे के तर्क को हमें समझना था। यदि हां तो आपका तर्क क्या है, यदि नहीं तो आपका तर्क क्या है। से निर्धारित होगा आपकी मोरलिटी का पैमाना। अब प्रश्न आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न समझ गए होंगे, आप बहुत कुछ समझ गए होंगे। यानी अब आपका जवाब नहीं, आपका तर्क मायने रखता है। आपका जवाब ये जवाब नहीं कि आपने हां कह दिया कि चुरानी चाहिए थी। आपको ये बताना पड़ेगा क्यों, तर्क। आपने कह दिया कि नहीं, ये नहीं चलेगा। आपको बताना होगा क्यों नहीं, यानी तर्क देना होगा। तो महत्वपूर्ण था तर्क। उसके पीछे के छिपे हुए कारण को वो जानना चाहते थे कि यानी बच्चा सही या गलत के बारे में कैसे सोचता है। उसका जो जवाब आता है वो किस तर्क के आधार पर आता है। यदि उन्हीं को ही नैतिक निर्णय या मोरल जजमेंट या नैतिक तर्कना कहा गया और उन्हीं के आधार पर उन्होंने अपनी पूरी थ्योरी को केंद्रित करते हुए उसका विश्लेषण किया और पूरी अपनी थ्योरी डिफाइन की। आप समझ गए होंगे। तो लॉरेंस कॉलबर्ग एक मनोवैज्ञानिक ने इसी तरह की नैतिक दुविधाओं का उपयोग करके समझने के लिए किया कि समय के साथ हमारी नैतिक तर्कना, मोरल रीजनिंग कैसे विकसित हो, यानी हमारी मोरलिटी किस तरह से आगे बढ़ रही होती है। उन्होंने कोई नया काम नहीं किया था, ये भी मैं आपको बता दूं। उन्होंने प्याजे के काम को ही एक्सप्लोर कर दिया था, एनरिच कर दिया था एंड रिफाइन कर दिया था। प्याजे ऑलरेडी इस पर काम कर चुके थे बहुत, लेकिन उनके कार्य को विस्तृत किया, परिवर्तित किया और परिष्कृत कर दिया था, रिफाइन कर दिया था और बेटर कर दिया था। उन्होंने 2 स्टेजेस में ये 6 की 6 जो इन्होंने स्टेज देते हैं, 3 लेवल देते हैं, उन्होंने 2 लेवलों में ही उन्होंने बताने की कोशिश करी थी प्याजे में। लेकिन इसलिए प्याजे का हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तो इसलिए हम उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं। जो हमारे सिलेबस का पार्ट है तो हम उस पर फोकस ज़्यादा कर रहे हैं। तो कॉलबर्ग का सिद्धांत नैतिक निर्णय, यानी जो अभी बात आई थी, क्यों ऐसा प्रश्न का आंसर क्यों में आना था, मोरल जजमेंट्स के विश्लेषण पर केंद्रित था, न कि केवल क्रियाओं पर। केवल हाँ या ना कह देने से काम नहीं चलेगा। यानी प्याजे का ही जो काम था उसी को ही इन्होंने आगे बढ़ाकर कॉलबर्ग के काम दिखाई दिया। वो कैसे, अब उसको समझते हैं। नैतिकता के विकास की संरचना जो थी,
वो किस तरह से थी? 3 स्तर। तो 3 स्तर थे, पहले इसको दिमाग में बैठा लीजिए। प्राक रूढ़िगत नैतिकता, प्री कन्वेंशनल मोरलिटी, यानी कि पहला लेवल। लेवल 1 रूढ़िगत नैतिकता, कन्वेंशनल मोरलिटी। नंबर 2 उत्तर रूढ़िगत नैतिकता यानी पोस्ट कन्वेंशनल मोरलिटी, लेवल 3। इस तरह से हमारे 3 लेवल डेवलप हुए, यानी यहां से हम चले और धीरे धीरे हमने अपने आप को बढ़ाते हुए इस लेवल पर आए, फिर बढ़ाते हुए हम इस लेवल पर गए जो टॉप लेवल था मोरलिटी का। अब एक बात और कही इन्होंने, तो बहुत स्पष्ट और साफ कही थी, तो की इनसाइड है उसका, कॉलवर्क के अनुसार नैतिक विकास इन स्तरों से एक निश्चित क्रम, फिक्स ऑर्डर में होता है। यानी जब लेवल 1 डेवलप हो जाएगा, 1 कंप्लीट हो जाएगा, तो ही लेवल 2 आएगा। लेवल 2 हो जाएगा तब ही लेवल 3 आएगा। कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि आप डायरेक्ट लेवल 2 पर चले जाएंगे। यानी ये जो है, जो इधर से सीढ़ी बनी हुई है, दैट इज नॉट द वे अकॉर्डिंग टू कॉलवर्क। ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है कि आप डायरेक्ट इधर से निकल के यहां पहुंच जाएंगे। आपको हर एक लेवल से पास होना होगा, हर एक लेवल की मोरालिटी अटेन करनी पड़ेगी, तभी अगले लेवल पे आप जाएंगे। ये इनका साफ कहना था। यानी नैतिक विकास के स्तरों से एक निश्चित क्रम, फिक्स ऑर्डर में ही होगा नैतिक विकास। हम उसको छोड़ करके नहीं जा सकते, किसी भी ऑर्डर को हम, यानी कि बीच में उसको नहीं छोड़ सकते हैं। किसी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति किसी अवस्था को छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकता है, यानी उसको हर एक अवस्था से, हर एक लेवल से गुजरना ही होगा। तो पहला अवस्था या पहला लेवल क्या कहता है उसको समझते हैं। पहला जो लेवल था, पहला स्तर जो लेवल है, वो प्राक रूढ़िगत नैतिकता, यानी आयु 4 से 10 वर्ष के लिए। आप आयु पे बहुत ज्यादा फोकस मत करिए, ये आपका फैक्चुअल क्वेश्चन है, वो नहीं आएगा। उसके अंदर जो उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है, उसकी जो चीजें हैं, उसके जो फैक्ट्स हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करिए, नॉट फैक्चुअल क्वेश्चन। मैं हमेशा कहता हूं फैक्चुअल क्वेश्चन पे मत जाइए, यानी आप समझने की कोशिश करिए प्राक रूढ़िगत नैतिकता या प्री कन्वेंशनल लेवल जो था उसका मोरलिटी का, लेवल 1 में था क्या, कैसे आया, किसके लिए आया, क्या काम हुआ उसमें, क्या चीजें हुई, क्या निर्णय आए, कैसे सोचता था बच्चा, ये हमें समझना है। तो प्राक रूढ़िगत नैतिकता यानी कि नैतिक तर्कणा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यानी हमारी जो मोरल रीजनिंग है वो किससे निर्धारित हो रही थी यहां पर प्राक रूढ़िगत प्री कन्वेंशनल लेवल में? बाहरी मानकों यानी एक्सटर्नल स्टैंडर्ड्स से निर्धारित होती थी। यानी हम अपने से कोई भी निर्धारित नहीं करते थे। यानी 4 से 6 साल का जो बच्चा है, ये अपने कोई मानक नहीं होते हैं, कोई निर्धारित तत्व नहीं होते हैं। उसकी मोरलिटी केवल और केवल डिसाइड होती है वो एक्सटर्नल स्टैंडर्ड से, यानी बाहरी मानकों से। यानी सही और गलत का निर्णय केवल उसके भौतिक परिणामों पर आधारित होता है, ना कि उसकी अंडरस्टैंडिंग पर, कॉन्शियसनेस पे, किसी पर नहीं होता है। केवल बाहरी मानकों से, यानी एक्सटर्नल स्टैंडर्ड से। यानी यदि एक शब्दों में मैं कह दूं, बहुत देसी कहावत में, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आप समझ गए होंगे बहुत से लोग, यानी जिसकी ताकत उधर को हमारा डायरेक्शन होता है। यानी वो बच्चा है 4 से 10 साल का है, आप उसको जैसे चाहेंगे वैसे आप चला देते हैं, क्योंकि उसका कोई भी अपना मानक नहीं है। एक्सटर्नल स्टैंडर्ड जो है उनके द्वारा वो बहता है। यानी वो अपनी तरह से कुछ नहीं सोचेगा, वो जैसा परिणाम देखता है, यानी बहुत ही कंसिक्वेंसेज है, उनको देख करके आगे बढ़ेगा। बहुत सादा और देसी कहावत में मैंने, में सब कुछ आ जाता है। यानी अब उसमें स्टेज 1 और स्टेज 2 आई, स्टेज 1 और स्टेज 2। अब देखिए क्या हो रहा है दोनों में। स्टेज 1 दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुखता, यानी कि पनिशमेंट एंड ऑबिडेंस ओरिएंटेशन। इसमें क्या हो रहा है, इसका मोटिव क्या है, मेन मोटिव क्या है, इसका मुख्य अभिप्रेरण क्या है, किस तरह से ड्राइव होता है इसमें बच्चा, इसमें उसकी मोरलिटी किस तरह से बनती है। अब समझने की कोशिश करिए मुख्य अभिप्रेरण इसका क्या था। दंड से बचना,
शक्तिशाली व्यक्ति यानी माता-पिता या अन्य के प्रति सम्मान दिखाना, वरना तो पिटाई होगी, मार लगेगी। बस यानी सही और गलत का निर्णय उसका किस पर आधारित था? केवल भौतिक परिणाम पर और उसके बाहरी मानक जो हैं उसको निर्धारित कर रहे थे, उसकी मोरल रीजनिंग को। वो कुछ नहीं सोच रहा था, केवल दंड से बचने के लिए उनके प्रति वो और सम्मान के लिए वो केवल काम कर रहा था, दिखा रहा था वो ऐसी चीजें। दंड और आज्ञाकारिता उन्मुक्ता से वो प्रभावित था, उसी से उसकी मोरलिटी डिसाइड हो रही थी। यानी यदि इस स्थिति में जो प्रश्न हम अभी पढ़ के आए हैं कि उसे अपनी पत्नी के लिए वो दवाई चुरानी चाहिए थी या नहीं, कि हाँ तो क्यों और नहीं तो क्यों, उसका उत्तर यानी हाँ या नहीं में ना तर्क रूप में यदि देंगे, हिंज की दुविधा और तर्क रूप में यदि उसका आंसर आएगा तो पक्ष में क्या होगा? अगर हिंज अपनी पत्नी को मरने देता है तो उसको कठिनाइयां बढ़ेंगी। यानी उस एज का बच्चा यदि पक्ष में आंसर देगा और वो कहेगा कि मतलब यदि उसके पक्ष में चुराने देने वाली बात के पक्ष में कहेगा यदि वो, तो वो क्या सोच रहा होगा? उसके पक्ष में उसका तर्क क्या था? अगर हिंज अपनी पत्नी को मरने देता तो उसकी कठिनाइयां बढ़ेंगी, और विपक्ष में क्या देता? हिंद को चोरी नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि वह पकड़ा जाएगा और जेल जाएगा। यानी कि दंड और आज्ञाकारिता उन्मुक्ता से प्रेरित थे उसके पक्ष और विपक्ष के जो तर्क थे। यानी उसके पक्ष और विपक्ष के जो तर्क थे वो कहीं ना कहीं किससे डिसाइडेड हो रहे थे? तो एक्सटर्नल स्टैंडर्ड थे, बाहरी मानक थे। सही और गलत का निर्णय यानी भौतिक परिणामों से संबंधित था। यानी बच्चा कैसे सोच रहा है? यदि चोरी, इनको चोरी नहीं करनी चाहिए थी, कर ली तो वो पकड़ा जाएगा, क्योंकि उसके दिमाग में उतना ही चल रहा है बस। वो जानता है कि तुमने ऐसा गलत काम किया तो तुमको दंड मिलेगा, बस। इसलिए वो ऐसा विपक्ष में उसको तर्क दे रहा है, तो चुराना नहीं चाहिए। पक्ष में इसलिए दे रहा है, उसकी कठिनाइयां बढ़ेंगी, तो सम्मान दिखाने वाली मतलब कहीं ना कहीं उसके पक्ष और विपक्ष इससे प्रभावित थे। दूसरी स्टेज में आइए, साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुक्ता। यानी जहां पर एक बटरिंग का भाव आ जाता है। साधनात्मक सापेक्षवादी, आप मेरे लिए, मैं आपके लिए। यानी कि मुख्य अभिप्रेरण पुरस्कार पाना, अदला बदली का भाव, तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जैसे छोटे छोटे बच्चों को आपने देखा होगा, जब वो काम करते हैं ना, आपका कोई काम करते हैं या कराते हैं, तो आपका वो काम करेंगे तो अपना भी कराना चाहेंगे। ठीक है, मैं आपका ये काम कर दूंगा पापा या मम्मी, मैं, लेकिन आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। वो तुरंत आपके सामने रख देता है एक शर्त कि तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी करूंगा। ये उसकी साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुक्ता होती है उस एज में। यानी उसको या तो पुरस्कार पाना या अदला बदली का भाव उसके अंदर होता है। यानी इसके आधार पर वो कहीं ना कहीं डिसीजन ले रहा होता है। जैसे पक्ष और विपक्ष में हम इसको समझें, जेल से बाहर आने पर वह अपनी पत्नी के साथ तो पाएगा। मतलब देखिए, उसने अदला बदली कर दी, जेल से बाहर आने पर वह अपनी पत्नी के साथ तो पाएगा। और आगे भी फिर वही कर रहा है विपक्ष में भी, अगर वह चोरी करता है, जेल जाता है, तो उसे कोई खास फायदा नहीं होगा। वही वो देख रहा है अदला बदली के भाव के साथ में, तो उसको वो ये देखने की कोशिश कर रहा है, यदि ऐसा होगा तो क्या होगा और ऐसा होगा तो क्या होगा। मतलब उसका केवल और केवल फोकस अपने तक सीमित होता है कहीं ना कहीं। यानी उसके अंदर अहम केंद्रता होती है, यदि मैं दूसरे शब्दों में कहूं। यानी कि वो ये सोचता है कि मेरे लिए इसमें क्या है। उसका फोकस क्या होता है कि मेरे लिए इसमें क्या है। वो उसकी साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुक्ता भी कहीं ना कहीं कहां इशारा करती है? अहम केंद्रता की तरफ। यानी मेरे लिए इसमें क्या, ये क्या मिल रहा, ऐसा सोचकर उसको पुरस्कार चाहिए, अपना ढूंढता है, वो उसी के हिसाब से वो काम करता है। ये ऐसी दूसरा स्टैंडर्ड है। हम आगे बढ़ते हैं अब। तीसरा यानी कि दूसरा जो लेवल है, रूढ़िगत नैतिकता, आयु 10 से 13 वर्ष। यहाँ पर कोर प्रिंसिपल क्या है? ये किस पर बेस्ड है, किस पर आधारित काम कर रहा है? ये व्यक्ति दूसरों के मानकों को अंतरीकृत कर लेता है।
यानी अभी क्या हो रहा है, जो समाज के नियम थे उनको वो स्वीकार कर रहा है, दूसरे के मानकों को अंतरीकृत कर लेता है और वहां पर वो एज ए मशीन, जो बाहरी एक्सटर्नल जो फैक्टर्स थे उनसे काम कर रहा था, जबकि यहाँ पर वो उनको वहाँ तो केवल उनसे बचाव करने के लिए मशीनी रूप में वो उस तरह से काम कर रहा है, यहाँ पर वो उनको स्वीकार कर रहा है, अंतरीकृत कर लेता है। यानी सही वह है जिससे दूसरों को मदद मिले या जो समाज के नियमों के अनुकूल हो, अब वो ऐसे काम करना यानी वो क्या मान रहा है अब, का कोर प्रिंसिपल जो है टेबल 2 में व्यक्ति के मानकों को अंतरीकृत कर लेता है और सही वह है जिससे दूसरों को मदद मिले या जो समाज के नियमों के अनुकूल हो, वो दूसरा लेबल होता है। यानी जो समाज ने नॉर्म्स बनाए हैं उनको वो स्वीकार करता है। पहले लेवल में तो वो नॉर्म्स वगैरह जानता ही नहीं है, वो कुछ नहीं पता क्या दुनियादारी में हो रहा है। यानी पहले तो वो जो उसको दूसरे लोग उसको जो चला रहे हैं, या तो उसकी अहम केंद्रता उसके सामने आ रही है साधनात्मक सापेक्षवादी में, क्या उसका दंड एवं पुरस्कार सामने आ रहा है, चीज़ों से वो अपने को मूव कर रहा है, मोरलिटी या मोरल जजमेंट्स ले रहा है। लेकिन अब वो कहीं न कहीं जो दूसरों ने जो मानक बनाए हैं, उनको अपने आप में अंतर्गत करेगा और उसके साथ वो कहीं न कहीं समाज के नियमों को आगे बढ़ेगा। जैसे पहला उसका स्टेज उसमें आ गया, स्टेज 3 में उत्तम लड़का, अच्छी लड़की की उन्मुखता, या मैं ये कह दूँ इसको, यानी ये वो अवस्था है स्टेज 3, उत्तम लड़का या अच्छी लड़की की उन्मुखता, गुड बॉय और नाइस गर्ल्स, या इसको मैं दूसरे शब्दों में कहें तो यानी इसको हम क्या कह सकते हैं, प्रशंसा की अवस्था, प्रशंसा की अवस्था। इसको हम दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, प्रशंसा की अवस्था। यानी अब वो एप्रिसिएशन चाहता है। जब एप्रिसिएशन चाहता है इसीलिए वो क्या कर लेता है, दूसरे व्यक्तियों के मानकों को अंतिकृत कर लेता है। दूसरों को जिससे मदद मिले, समाज के नियमों के अनुकूल हो, क्योंकि वो अपनी सब लोगों से क्या चाहता है, एप्रिसिएशन चाहता है। यानी तो मैं ये कह सकता हूं प्रशंसा की अवस्था, इसको यदि मैं प्रशंसा की अवस्था भी कह दूं तो कोई बुरा नहीं है। उत्तम लड़का, अच्छी लड़की की उन्मुखता, गुड बॉय, नाइस गर्ल्स, या प्रशंसा की अवस्था, एप्रिसिएशन की अवस्था। यानी इसका मोटिव क्या है, सामाजिक अनुमोदन पाना और निरअनुमोदन से बचना, यानी डिसअप्रूवल से। यानी सामाजिक अनुमोदन यानी अप्रूवल, सोसाइटी अप्रूवल पाना, कि लोग उसको अच्छा कहें, अच्छा माने, उसको अच्छा समझें, इसके साथ वो आगे बढ़ता है। यानी क्या चाहता है, प्रशंसा। प्लीज माइक को बंद कर दें। ओके, सॉरी 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 सॉरी, अभी देखते हैं, अभी देखते हैं। अभी दिख रही है? ठीक है, चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो माइक बंद कर लिया करिए फिर। तो यानी कि सामाजिक अनुमोदन, यानी कि जो उसकी प्रशंसा की जो इच्छा थी, सोशल अप्रूवल वो जो चाहता था, उसकी वजह से वो अपने को ड्राइव कर रहा था मोरलिटी में, कि सबकी नज़रों में वो अच्छा बनने की कोशिश करता है। कभी-कभी इसके पीछे बहुत से फैक्टर्स होते हैं, अब मैं उतना नहीं जाऊँगा उन सब चीज़ों पर, कि वो फिर हम ना दूसरी थ्योरी में चले जाएँगे। जो बेंडिरा की थ्योरी है, उधर हम नहीं जाएँगे हम लोग। ठीक है? तो सामाजिक अनुमोदन यानी सोशल अप्रूवल की तरह वो दिखता है, सामाजिक प्रशंसा चाहता है, और निरअनुमोदन जो थे, डिसअप्रूवल जो थे, उनसे बचने की कोशिश करता है। इन शॉर्ट मैं यही कहूँगा कि प्रशंसा की अवस्था, और ये केवल उन बच्चों पर ही लागू नहीं हो रही है, जो 10 या 12-13 साल के बच्चे हैं। आज हम लोगों पर भी लागू हो, हम इतने बड़े होने के बाद भी आप हमेशा देख लीजिए, आज भी हम इस चीज़ से मुक्त नहीं हो पाते हैं। जो प्रशंसा की जो अवस्था है, आप रियलिटी में उसको इंटरपर्सनलाइज इंटेलिजेंस के थ्रू जांचने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना, हम आज भी उसी सामाजिक अनुमोदन, अप्रूवल के लिए अपने आप को दौड़ा रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, बस वहीं दौड़ रहे हैं, उससे आगे निकलने की कोशिश ही नहीं है हमारी।
यानी कि प्रशंसा की अवस्था आज भी हमारे अंदर जिंदा है वो, जबकि हमें उससे तो बहुत ऊपर हो जाना चाहिए था। लेकिन हमेशा जीवन पर्यंत हम लोगों में वही दौड़ती रहती है, उसी से हम ड्राइव होते रहते हैं, जिस पर बुद्ध ने, मंडेला ने, गांधी ने, बहुत लोगों ने काम किया, वो लोग उनसे आगे बढ़े। अन्यथा तो यदि वो उस प्रशंसा में ही रह जाएँगे हम लोग, तो आगे कैसे बढ़ेंगे? हमें तो आगे जाना है। तो ये उसको छोड़ देना चाहिए फिर वहाँ पर, यानी कि स्टेज 3 में ही रुक जाना, उसको हटा देना चाहिए। बस वहाँ तक हो गया, आगे बढ़ना चाहिए। खैर, हम आगे बढ़ेंगे, हम इस पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे हम लोग। तो इसके संदर्भ में यदि पक्ष-विपक्ष में आंसर देखें, तो वो कैसे सोचेगा? पक्ष में कोई उसे बुरा नहीं कहेगा, लेकिन अगर वह चोरी नहीं करता, तो उसका परिवार उसे एक अमानवीय पति कहेगा। देख लीजिए, आपका उसका डिसीजन पक्ष में आ रहा है तो किस, यानी उसका अनुमोदन निरनुमोदन के आधार पर डिसीजन ले रहा है वो, कोई उसे बुरा नहीं कहेगा। लेकिन अगर वह चोरी नहीं करता, तो उस परिवार उसे एक अमानवीय पति कहे। अब देख रहे हैं, सामाजिक अनुमोदन की तरह उसका आंसर आ रहा है। यानी अब वही उस स्टेज पर बच्चे इस तरह से आंसर कर रहे हैं। विपक्ष में भी कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं? उसमें भी कहीं न कहीं सामाजिक अनुमोदन और निरनुमोदन की झलक आपको दिखेगी। यानी उसका आंसर जो होगा, तर्क जो होगा विपक्ष में भी, वो उससे समाहित होगा। यानी सिर्फ औसत विक्रेता ही नहीं, बल्कि अन्य लोग भी हिंज को अपराधी समझेंगे। यानी कि निरअनुमोदन की तरफ वो इशारा कर रहा है। नहीं, विपक्ष में भी बात कर रहा है, तो निरअनुमोदन की तरफ इशारा कर रहा है, डिसअप्रूवल से बचने की कोशिश कर रहा है। उसका प्रश्न का आंसर यदि विपक्ष में भी है, तो वो डिसअप्रूवल से बचने के लिए, ठीक है? इस तरह से उसकी सोच कहीं न कहीं आगे बढ़ रही होती है। उसी का अगला चौथा स्टेज, इसमें चौथा स्टेज है नहीं, कोई बात नहीं, मैं अपनी तरफ से बता देता हूँ आपको, छूट गया है इसमें, कोई बात नहीं। तो स्टेज नंबर 4, स्टेज 4 क्या है? अ, सामाजिक व्यस्तता। हाँ, बात वही है। सामाजिक व्यस्तता के प्रति सम्मान की अवस्था। क्या जो आपने कहा, कानून एवं क्या बताया आपने? व्यस्तता। तो सामाजिक व्यस्तता के प्रति सम्मान की अवस्था, आप इसको समझें, यानी इसमें क्या कर रहा है वो? स्टेज 4 है, इसमें रह गया था, कोई बात नहीं। सामाजिक व्यस्तता के प्रति सम्मान की अवस्था, यानी स्टेज ऑफ रेस्पेक्ट फॉर सोशल सिस्टम। स्टेज ऑफ रेस्पेक्ट फॉर सोशल सिस्टम यानी जो कानून है, जो लॉ बने हुए हैं, उनके प्रति वो सम्मान दिखाता है, रिगार्ड करता है, उनको सही मानता है और उनके अनुकूल अपने व्यवहार को करने की कोशिश करता है। यानी सही वह है जिसे दूसरों को मद मिले, समाज के नियमों के अनुकूल हो। यानी स्टेज 4 में कैसे काम कर रहा है? समाज के नियमों को समझने की कोशिश कर रहा है, उनके अनुसार अपने कार्य को बढ़ाने की कोशिश करता है। यानी समाज के जो नियम है, जो बनाए जाते हैं, समाज जिनके अकॉर्डिंग चलता है, नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड, उनको वो कहीं ना कहीं सही मानता है और उनको अंतरीकृत कर लेता है, प्रशंसा से ऊपर उठ करके। ठीक है, तो यहाँ पर उसका जो कानून व्यवस्था को बनाए रखने का जो पार्ट है, वो बढ़ जाता है। प्लीज, कैमरा किसी का ऑन है ये, अभी थर्ड लेवल पे हम लोग जाएंगे। प्लीज कैमरा ऑफ, ये सॉरी, माइक को ऑफ कर दीजिए। आवाज आ रही है बच्चों की बहुत ज्यादा इसमें। तो लेवल 3, मैम फिर ये पूरा हटाना पड़ता है मुझे, मैं वही काम करा करूंगा, ये पहले हम बंद करना हुआ करेगा तभी हम करेंगे। चलिए नेक्स्ट। तो लेवल 3 यानी उत्तर रूढ़िगत नैतिकता, जो पोस्ट कन्वेंशनल लेवल है इसका, उसमें क्या हो रहा है? नैतिक आचरण पूर्णतः आंतरिक नियंत्रण में होता है। यह नैतिकता का उच्चतम स्तर है। देखो पहले वाले में सब क्या था, सब कुछ एक्सटर्नल फैक्टर से डिसाइड हो रहा था।
दूसरे में क्या हुआ था? वो अंतरीकृत हो गया था। यानी उसने अपने अंदर कानून के नियम, जो समाज के नियम, उनको सबको अंतरीकृत कर लिया था, उसके अनुसार काम कर रहा था। अब क्या हो रहा है? अब सब कुछ जो आचरण है, अब वो अपने कंट्रोल में है, इंटरनल कंट्रोल में है। अब वो सोसाइटी से भी नहीं चल रहा है। पहले में तो डर से चला है या अन्य के द्वारा चला। दूसरे में सोसाइटी के अकॉर्डिंग चला। सोसाइटी ने जैसा चाहा, जो माना, उसी को उसने सही माना, उसी के अकॉर्डिंग उसने मोरल बिहेवियर दिखाए। लेकिन अब वो अपने अनुसार चलता है, अपने अनुसार काम करता है, अपने कॉमन सेंस से काम करता है, अपने विवेक से काम करता है। यानी उसको जो चीज़ सही लग रही है, उसको समाज से भी ऊपर उठ के सोचता है और देखता है। उस समाज के नियमों से भी ऊपर उठ के सोचता है। क्योंकि वो भी सोसाइटी के जो नियम है, वो भी तो हम ही लोगों ने बनाए हैं, वो भी गलत हो सकते हैं। जैसे सती प्रथा था, वो भी एक गलत नियम था, तो क्या सोसाइटी का वो नियम सही था? नहीं। उससे ऊपर यदि वो नहीं देखते, क्या नैतिक आचरण के ऊपर ना होता, इंटरनल कंट्रोल में ना होता, तो क्या सती प्रथा का अंत होता? ऐसे कितने उदाहरण हैं सोसाइटी में, जिनको यदि हम इंटरनल कंट्रोल से नहीं देखेंगे, आंतरिक नियंत्रण के हिसाब से नहीं चलेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे दुख के कारण होंगे। इसलिए उत्तर रूढ़िगत नैतिकता वो नैतिकता का लेबल है, जहां पर हम समाज से भी उठ करके, उनसे भी उठ करके एक स्वतंत्रता के साथ अपने इंटरनल कंट्रोल से डिसीजंस लेते हैं। जो सही है सही है, जो गलत है वो गलत है। सही और गलत का निर्णय अब हमारे हाथ में होता है, ना सोसाइटी के में, ना किसी अन्य थर्ड व्यक्ति के। जैसे कि फर्स्ट में अन्य के में था, दूसरे में सोसाइटी के हाथ में था, और अब हमारे हाथ में है, हमारे विवेक से चीज। यानी पूर्णतः आंतरिक नियंत्रण में होता है। यह नैतिकता का उच्चतम स्तर है। इसमें दो स्टेजेस आ गई। वही देखिए, सामाजिक अनुबंध उन्मुखता, यानी हम अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, अनुबंध बनाएंगे, तो एक दूसरे के सामाजिक नियम, ताने बाने, अधिकार, समानताएं, उन सब को देखते हुए बनाएंगे। यदि कहीं भी कोई दूसरे को दबा रहा होगा, तो हम उसको इग्नोर करेंगे, उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यानी अब हम समझ चुके हैं क्या सही है और क्या गलत है। यानी इसका सिद्धांत क्या कह रहा है, मुख्य सिद्धांत क्या कह रहा है? प्रजातांत्रिक रूप से मान्य व्यक्तिगत अधिकारों और नियमों का आदर करना, लोगों के कल्याण और बहुसंख्यकों की इच्छाओं को महत्व देना। यानी अब हम यदि सामाजिक अनुबंध कर रहे होंगे, सबको ध्यान में रखते हुए और अपने को भी ध्यान में रखते हुए, ना कि समाज के बनाए हुए नियमों को ध्यान में रख, लोगों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए, बहुसंख्यकों की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए हम डिसीजन ले रहे होंगे। इसी का धारणा था सती प्रथा। यदि वो ना होता, तो लोगों के कल्याण और बहुसंख्यकों की इच्छाओं को ध्यान में रख के ही तो वो डिसीजन हुआ था। ऐसा ना होता, तो आज भी वो चल रही होती। ठीक है? तो ये से मान्य व्यक्तिगत अधिकारों और नियमों को आदर करना और लोगों के कल्याण और बहुसंख्यकों की इच्छाओं को महत्व में रख, सामाजिक अनुबंध उन्मुखता की तरफ इशारा था। यानी अब हम अपने हिसाब से चीज़ों को सोच रहे थे, यानी आंतरिक नियंत्रण हमारे कंट्रोल में। ठीक है? तो हिंज की दुविधा का तर्क और वितर्क में इसमें जो आपका आंसर मिलेगा पक्ष में, अगर हिंज अपनी पत्नी को मरने देता, ऐसा वह मात्र डर कर करेगा, न कि किसी विवेचन, रीजनिंग के आधार पर। अब क्योंकि लोगों के कल्याण और समाज के कल्याण के लिए मैं सोचना था, ना कि डर से, ना कि समाज से। ऐसे थोड़ी चलना था अब हमें। तो ये इसका पक्ष आएगा अब जो आएगा। यानी अब वो लेवल बढ़ रहा है, एज बढ़ रही है, तो अब के उसके जो मोरल जजमेंट है वो भी इंप्रूव हो रहे। तो विपक्ष में क्या होगा? हिंज अपने समुदाय में सम्मान खो देगा तथा नियमों को तोड़ देगा। वही बात हम कह रहे थे। अब वो इंटरनल कंट्रोल में है, सोसाइटी के नियमों को तोड़ेगा, टूट जाने दो, लेकिन समाज कल्याण में, लोगों के लिए, सबकी इच्छा को ध्यान में रख करके वो डिसीजंस उठाएगा। अब वो नहीं रही है कि दूसरे समाज को देख करके डिसीजन। ठीक है? और लास्ट इसका जो स्टेज है,
सार्वत्रिक नीतिपरक सिद्धांत उन्मुखता, यानी कि यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स, ये बहुत हाई लेवल मैच्योरिटी है। बहुत रेयरली हम लोगों के अंदर किसी-किसी के जैसे बहुत बड़े-बड़े जैसे बुद्ध या इन लोगों के अंदर वो चीज़ें मिली कहीं न कहीं। व्यवहार अपने आंतरिक मानकों और सार्वत्रिक नैतिक नियमों, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स के अनुरूप होता है, जो कानूनी प्रतिबंधों से भी ऊपर हो सकते हैं। यानी कानूनी प्रतिबंधों से भी ऊपर हो सकते हैं। इतनी यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स जो हैं, जो बहुत रेयरली निकल के आते हैं, पूरी दुनिया को बदलने की क्षमता रखते हैं। आत्म निंदन, सेल्फ कंडमनेशन से बचना एक प्रमुख प्रेरणा है। उन सबसे ऊपर उठना होगा, अपने इमोशंस से भी ऊपर उठना होगा, अपनी फीलिंग्स से भी ऊपर उठना होगा, तो हम ऐसे डिसीजंस ले सकते हैं। अदरवाइज यदि हमारे अंदर वो चीजें जीवित रहेंगी, हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स जीवित रहेंगी, तो हम ऐसे डिसीजंस जो यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए होंगे, कभी नहीं ले पाएंगे। क्योंकि वो उनसे इफेक्टेड हो जाएंगे, वरना हमारे मोरल डिसीजंस जो, ये वो लेवल है जहां पर सबको हटा करके, अपनी खुद के नियमों को भी हटा करके, ठीक है, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। तो इसमें पक्ष और विपक्ष यदि हम देखें, तो अगर वह चोरी नहीं करता, वह कानून से बच जाएगा, लेकिन अपने अंतकरण या विवेक के नियम से नहीं। यानी अब सोचिए, वो अंदर से, अब वो अंदर की आवाजों से उसको जागना है। अब उसके डिसीजन अंदर से अपने विवेक, कॉन्शियस, उसके कॉन्शियस माइंड है, उन पर काम करना है उसको। अपने विवेक, अंतकरण, अपने इमोशंस पर काम करना है, उनसे उसको जीतना है। जो आत्मनिंदा है, इन सबसे को बचना है। कहीं गलत तो नहीं, सही तो नहीं, हर चीज पे सोचना है। अब वो दुनिया से नहीं लड़ेगा, अपने से भी लड़ रहा है, अपने से ही लड़ेगा। उसको इंटरनल कंट्रोल में है चीजें, लेकिन अपने से उसको उभर के आना होगा। तब वो यूनिवर्सल एथिकल, तब उसको तो एक बार को इग्नोर कर देंगे, लेकिन फिर उसको मानेंगे। जैसे उदाहरण हुए हैं सुकाट, अष्ट, बुद्ध, रेयर। अगर हिंद चोरी करता, तो उसे खुद को निंदित करना पड़ेगा, परंतु क्योंकि वह उसके विवेक और ईमानदारी के मानक के अनुरूप नहीं होगा। अब अच्छा उसने, जहां तक भी देखिए, अपने को निंदित करना पड़ेगा, क्योंकि उसने उसके विवेक और ईमानदारी के मानक के अनुरूप नहीं होगा, तक से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अब सोचिए, इनसे लड़ाई लड़ना, अपने खुद के विवेक, अपने खुद की चीजों, खुद की ईमानदारी से इन सब से लड़ाई लड़ना, इज इट पॉसिबल? इतना सिंपल है? ये बहुत हाई लेवल की हमारी मैच्योरेशन लेवल है। तो अब हमने समझा तीनों लेवल्स को और उनके स्टेजेस को। अब बात करते हैं आत्मन और समाज। प्रत्येक स्तर पर एक अलग संबंध होता है। जैसे प्राक रूढ़िगत अवस्था में आप देखें, संबंध समाज के नियम और अपेक्षाएं आत्मन से बाहर होती हैं। खुद की लेवल में, पहले लेवल में, प्री कॉन्वेंशनल लेवल में समाज के नियम और अपेक्षाएं आत्मन से, यानी स्वयं से बाहर होती हैं। यानी कि 9 साल से कम उम्र के बच्चे, कुछ किशोर और कुछ आपराधिक दुष्कर्मी, जो इनकी जो पॉपुलेशन है, किस एज के बच्चे इस काम को कर रहे होते हैं, बता दिया इसने। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोग बता देता हूँ फिर। रूढ़िगत में आत्मन समाज के नियमों को अंतीकृत कर लेता है। ये वही रिवीजन जो हम अभी दोबारा कर रहे थे, वही बातें आई। अधिकतर किशोर और वयस्क उत्तर रूढ़िगत पोस्ट कन्वेंशनल व्यक्ति आत्म चयनित सेल्फ चूजिंग मूल्यों और तर्कों के आधार पर अपने नियम बनाते। 25% से कम लोग इसे, सोचिए, देखिए ये कितना स्पष्ट कहा है। यानी 75% लोग कहां तक पढ़े, सोच के देखिए। केवल रूढ़िगत लेवल, जो हम बात कर रहे थे ना, प्रशंसा और समाज की व्यस्तताओं तक फंस गए हैं लोग, वहीं खुश हैं बस, उसी में उनकी दुनिया खत्म हो रही है, उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे। अब सोचिए, ये किस लेवल की बात हो रही है। यानी 25% से कम लोग इस स्तर तक पहुंच, उसमें भी एक लेवल जो यूनिवर्सल लेवल है, उस तक पहुंचने वाले चुनिंदा है परसेंट, 0.01 में लेवल उनके।
ठीक है? और उसमें भी जैसे कि आपके अ, सती प्रथा का अंत कराने वाले वो थे। ऐसे लोग बहुत रेयर लोग हैं जो निकल के आते हैं समाज में, जो फाइट करते हैं, ये नियम बनाते हैं, क्योंकि उनको समाज से लड़ना पड़ता है, अपने अनुसार काम करने होते हैं और हम उससे बाहर जा नहीं पाते हैं, हम तो समाज को ही सर्वोपरि मान करके आगे बढ़ते हैं। तो ये थोड़ा-सा कहीं न कहीं टिपिकल पार्ट होता है जो हमारा थर्ड लेवल में चले जाते हैं। ठीक है? तो उसके बाद हम आते हैं सिद्धांत की सीमाएँ और आलोचनाएँ कुछ हैं, तो थोड़ा-सा मैं डिस्कस करूँगा। सीमाएँ क्या हैं इसकी और उसकी आलोचना क्या रही है? प्रभावशाली है, लेकिन इसकी कुछ महत्वपूर्ण आलोचनाएँ भी हैं, जो हमें एक संतुलित दृष्टिकोण प्रदान करती हैं। जैसे सांस्कृतिक पूर्वाग्रह, कल्चरल बायस था ये सिद्धांत थोड़ा-सा, क्योंकि इन्होंने जो वेस्टर्न कल्चर को लेकर के अपने जो पूरी थ्योरी बनाई थी, कि वो वेस्टर्न कल्चर को लेकर के बनाई थी। अ, जबकि मतलब कुछ यूरोपियन कुछ पार्ट था उसके बिहाफ़ पर बनाई थी, वहाँ के बच्चों का उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, अदर जबकि अपने इंडिया में भी कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हो रहा है, सब जगह यूज़ हो रहा है। तो ये कहीं न कहीं थोड़ा कल्चरल बायस थी ये थ्योरी, ऐसा बोला गया। लेकिन हम नहीं कह सकते इसको 100%। दूसरा, कुछ ये जेंडर बायस थी, यानी यहाँ पर जो मतलब बॉयज़ थे या जो पुरुष प्रधानता थी, उसको महत्व में लिया गया। यानी कहीं न कहीं यहाँ पर जो स्त्रीत्व का एक दयालुता, एक मर्यादा, एक दया या एक केयर का जो भाव होता है, जो कि एक मोरालिटी का पार्ट होता है, जैसे कि नर्स है जैसे मान लीजिए, उसके अंदर जो एक ये फीलिंग्स होती हैं, कहीं न कहीं उनको यहाँ पर नहीं लिया गया। तो ये थोड़ा-सा लिंग पूर्वाग्रह भी थी, जेंडर बायस थी ये थ्योरी। उन चीज़ों को क्योंकि इन्होंने उसमें शामिल नहीं किया। ये ये कह दें कि उनके सैंपल स्पेस में नहीं थे, जिन पर उन्होंने काम किया, जिनसे उन्होंने ये थ्योरी डेवलप की थी। ठीक है? नैतिक तर्कणा बनाम नैतिक व्यवहार इन थॉट्स वर्सेस बिहेवियर में भी कुछ सीमाओं तक कहा गया कि जो थॉट्स हैं और जो बिहेवियर हैं, यानी कि जैसा हम दिखाते तो कुछ है, नैतिक तर्कणा, मोरल रीजनिंग, बट बिहेवियर हमारा कुछ होता है और ये अक्सर होता है। वही तर्कणा में संगतता का अभाव, लेक ऑफ कंसिस्टेंसी इन रीजनिंग, यानी हम अपने आप में कभी-कभी चोरी से भी मोरल बिहेवियर दिखाते हैं, मोरल रीजनिंग दिखाते हैं, बट नॉट ऑलवेज बिहेवियर जस्ट लाइक इट। लेकिन ऐसा व्यवहार ज़रूरी तो नहीं है। अब समाज में तो बहुत अच्छे व्यक्ति, अच्छी प्रशंसित और सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन आपका व्यावहारिकता ज़रूरी नहीं है कि वैसे ही बन जाए। ये भी कहीं न कहीं मोरल रीजनिंग और मोरल बिहेवियर में कुछ सीमाएँ थी, जो आप लोग इसको अच्छे से बखूबी समझते हैं। ये ऐसा होता है समाज में, अब मैं उतना ज़्यादा इन पे नहीं जाऊँगा। आलोचना नंबर 1 वही जो अभी डिस्कस कर रहे थे हम लोग, पश्चिमी सांस्कृतिक पूर्वाग्रह, यानी कि पश्चिमी सांस्कृतिक पूर्वाग्रह था। कोलबर्ग का मॉडल पश्चिमी शिक्षित समाजों के मूल्यों को प्राथमिकता देता है। उनको बिहाफ एविडेंस पर उनको उन्होंने पूरी थ्योरी दी कि पश्चिमी देशों के वयस्कों से स्तर 3 की तर्कणा का अभाव पाया गया। ये ऐसा उन्होंने माना। लोगों ने उसकी इसी आधार पर आलोचना भी की। कुछ संस्कृतियों में उच्चतम नैतिक मूल्य कोलबर्ग के मॉडल में फिट नहीं बैठ रहे थे। ये कुछ एग्ज़ाम्पल्स थे उनके। स्पेसिफिक एग्ज़ाम्पल्स जैसे सभी तरह के पशु जीवन के लिए समान, फिट फॉर ऑल एनिमल लाइफ, कलेक्टिव हार्मनी, बड़ों के लिए सम्मान। ये हमारे पार्ट का नहीं है। तो दूसरा था जो मैंने अभी डिस्कस भी किया, लिंग पूर्वाग्रह और कैरोल गिल्लिगन की चुनौती, जो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। जो लिंग पूर्वाग्रह कैरोल गिल्लिगन ने इनको चैलेंज किया था। ये अक्सर क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है कभी-कभी। कैरोल गिल्लिगन ने तर्क दिया था कि कोलबर्ग ने देख-रेख संदर्भ यानी केयर पर्सपेक्टिव्स जो की अनदेखी की, जो महिलाओं की नैतिक तर्कणा में अधिक प्रमुख होती है। उन्होंने अपने इस संदर्भ में नहीं लिया था, यानी कि न्याय संदर्भ जस्टिस पर्सपेक्टिव्स कोलबर्ग नियमों, अधिकारों और न्याय पर केंद्रित था। जबकि इनको उन्होंने अनदेखा कर दिया था। केयर पर्सपेक्टिव्स गिलिगन अंतर संबंध, संचार और दूसरों के प्रति चिंता पर केंद्रित। इस पार्ट को जो कैरोल गिल्लिगन ने प्रदर्शित की कोलबर्ग थ्योरी में उसको कहीं न कहीं ये छोड़ गए थे। तो ये दूसरी आलोचना थी और गिलिगन के अनुसार क्या बोला गया? उच्च नैतिक मूल्य की महिलाएँ
पुरुषों की अपेक्षा दूसरों के कल्याण की जवाबदेही और देख-रेख पर अधिक ध्यान देती हैं। यही सबसे बड़ा उसका आधार भी। हालाँकि लिंग पूर्वाग्रह का समग्र सबूत मिश्रित है। पुरुष और महिला स्थिति के आधार पर दोनों तरह की तरफ हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट, लेकिन फिर भी कि हम आज के संदर्भ को देखें तो ऐसा हमें फ़ील होता है कि उसको रखा जाना चाहिए और बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन देखिए, वही जो बात कर रहे थे नैतिक तर्कणा बनाम नैतिक व्यवहार, रीज़निंग, मोरल रीज़निंग और यहाँ पर व्यवहार कभी-कभी ऐसा अलग-अलग दिखता है, हम कहीं न कहीं होते हुए नैतिक केवल काल्पनिक दुविधाओं के बारे में सोचने से कहीं ज़्यादा होती है। नैतिक तर्कणा और रीज़निंग 2 अलग-अलग चीज़ें होती हैं। इनको ये स्पष्ट को हम जैसे सोच रहे हैं ऐसा कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इन कोई गारंटी भी नहीं है। जैसा हमारी रीज़निंग है वैसा हम कर, ठीक है? ये दोनों अपने आप में अलग चीज़ें हैं।